अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो लिख के ईमेल कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें शाहिद साहब ने यूएई से शेयर की है। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 22 साल पहले जब ये शारजा में जॉब के लिए गए थे तो ये वहाँ पे विज़िट वीज़े पे गए थे और इनका इरादा यही था कि वहाँ जाके जॉब तलाश करेंगे और जैसे ही इनको जॉब मिल जाएगी तो फिर वीज़े को जो भी एक्सटेंड कराने का तरीक़ाकार है उस पर अमल करेंगे। ये बताते हैं कि मेरा जो वीज़ा था वो मुश्किल से 3 महीने के दरमियान था और उसमें से 1.5 महीना जॉब तलाश करते करते गुजर चुका था। असल बात ये थी कि एक तो मेरे पास एक्सपीरियंस की भी कमी थी और सबसे अहम बात, उस दौर के हिसाब से एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये बताते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद बिलाखिर एक कंपनी में मुझे जॉब ऑफ़र की गई और बेसिकली ये जो जॉब थी ये एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी। और अजीब बात ये थी, यह हैरानी वाली बात ये थी कि जहाँ पे शारजा में मैं रहा करता था उधर से यानी मेन सिटी से 143 किलोमीटर के फासले पे कोई जगह मौजूद थी जिसे आप एक गांव जैसा हिस्सा भी कह सकते हैं। वहाँ पे जो आबादी थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी और उस वक्त यानी अब से 20-22 साल पहले उस जगह को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। अब क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा ना ही मौके थे ना ही इतनी काबिलियत थी तो मैंने फ़ौरन से उस जॉब को ज्वाइन करने पे हामी भर दी। हालांकि जब मैंने जॉब ज्वाइन करने के लिए हामी भरी तो उस वक्त तक मेरे पास रिहाइश का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही था कि मैं रोज़ाना 143 किलोमीटर का जाने के लिए और फिर आने के लिए फ़ासला तय करूँगा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जब मैं वहाँ पे जॉब के लिए पहले दिन गया तो वहीं पे ही जब लोगों से, मकामी लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी लोगों से मेरी बातचीत हुई तो एक पाकिस्तानी दोस्त ने मशवरा दिया कि यहाँ पे करीब ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट मौजूद है और वहाँ पे 2 कमरे तुम्हें किराए पे मिल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ का जो किराया है वो बहुत ही कम है और दूसरी बात यह है कि तुम यहाँ पे आज़ादी से ना सिर्फ रह सकते हो बल्कि जैसे जैसे कंपनी के स्टाफ में इजाफा होगा तो तुम और लोगों के साथ इन रूम्स को शेयर करके अपना किराया भी निकाल सकते हो। अब ये बड़ी माकूल बात थी तो मैंने अल्लाह का नाम लेके वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर ली। अब ये जो जगह थी इसके सराउंडेड यानी क़ुर्ब जवार में या अतराफ़ में दूर दूर तक ना ही कोई आबादी मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की रोशनी का इंतज़ाम हुआ करता था। हाँ, इक्का दुक्का पेट्रोल पंप थे जो कि काफ़ी फासले पे मौजूद थे और उनके बिल्कुल साथ ही कुछ मार्ट वगैरह मौजूद हुआ करते थे। खैर, मैंने जो भी अपना सामान था उन 2 कमरों के अंदर डाला और उसके बाद से अपनी जॉब पे जाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मेरे दिन और रात उन कमरों में गुजरने लगे तो वैसे वैसे मुख्तलिफ वाक़यात थे जो मेरे साथ पेश आना शुरू हो चुके थे। जैसे कि एक रात कुछ इस तरह से हुआ कि रात के किसी पहर जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा जो सर था वो दीवार की तरफ था जबकि मेरे जो पाँव थे वो बाकायदा गेट की तरफ मौजूद थे। लेकिन जब मेरी सुबह आँख खुली तो जो मेरे पाँव थे वो दीवार की तरफ थे जबकि जो मेरा सर था वो ऐसा लग रहा था गेट की तरफ कर दिया गया है। चारपाई वैसे ही थी लेकिन मुझे उठा के बाकायदा किसी ने, ऐसा लग रहा था, उल्टा करके लिटा दिया है। कुछ देर तक तो मेरी समझ ही नहीं आया
कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि हो सकता है कि रात के किसी पहर मेरी आंख खुली हो और मैंने शायद करवट बदली हो या उठ के मैं इधर उधर हो गया हूँ। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मुझे एकदम से ऐसा महसूस होने लगा कि जिस कमरे में मैं लेटा हुआ हूँ या सो रहा हूँ, उसके बराबर वाले कमरे से किसी के बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। ये जो आवाज़ें थीं, ये इस कदर वाज़े आवाज़ें थीं कि क्लियरली पता चल रहा था जैसे 2 औरतें अरबी ज़बान में बातें कर रही हैं। अब जब मुझे एकदम से किसी के बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं बाकायदा उठा और उठने के बाद मैंने सोचा कि बराबर वाले कमरे में जाता हूँ और जाके देखता हूँ। और जब मैं उठने के बाद जब मैं बराबर वाले कमरे में गया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब इस रात भी मैंने अपने आप को समझाया कि हो सकता है ये मेरा वहम हो या मैंने कोई ख्वाब देखा हो। इसी तरह 2-4 रातें मज़ीद गुजरी और मेरा ख्याल है कि मुझे इस 2 कमरे के अपार्टमेंट नुमा घर में आए हुए 10 या 11 दिन गुजर चुके थे। मेरी शुरू से ही आदत थी कि जब मैं रात का खाना खाया करता था तो खाना खाने के बाद कुछ मीठा, कोई टॉफ़ी या फिर कोई चॉकलेट ज़रूर खाया करता था। तो इसी आदत की वजह से एक दफ़ा जब मेरा मार्ट जाना हुआ तो वहाँ से मैंने जो एक डब्बा पैक मिठाई होती है या एक मिठाई का डब्बा हुआ करता है वो ख़रीदा और उसको लेके अपने साथ अपने घर आ गया। अब इस पूरे घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और इत्तफाक से रात का खाना खाने के बाद मुझे एकदम से नींद आ गई। अब जब मुझे नींद आ गई और सुबह मेरी आँख खुली तो मैं ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। मेरा यही ख्याल था कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो रात में जो मिठाई का डब्बा मैं ख़रीद के लाया था उसको अपने साथ अपने जहाँ पे मैं जॉब किया करता हूँ उस इदारे में लेके चला जाऊंगा और लंच के बाद जो भी मिठाई है उसको खा लूँगा। अब इसी इरादे से जब मैंने मिठाई के डब्बे को तलाश करना शुरू किया तो जो डब्बा था ढूंढने के बावजूद मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि ऑलरेडी मुझे देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं कहीं रख के भूल गया हूँ या फिर ये भी हो सकता है कि जहाँ से मैंने शॉपिंग की थी तो हो सकता है ये डब्बा मैं वहीं पे छोड़ आया हूँ। खैर ये जो बात थी ये आई गई हो गई और उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे अपने दफ्तर पहुँच गया। अब पूरे दिन जब मैंने ड्यूटी दी और ड्यूटी देने के बाद जब मैं वापस अपने उस घर में या उन 2 कमरों में सोने के लिए आया तो जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वही मिठाई का डब्बा जिसको मैं सुबह ढूंढ रहा था सामने फर्श के ऊपर खुला हुआ पड़ा हुआ है। और अजीब बात ये थी कि उस डब्बे के अंदर से मिठाई कुछ इस तरह से गायब थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस मिठाई को बाकायदा बहुत ही बुरे तरीके से खाया हो। उस डब्बे के तमाम कोनों पे मिठाई चिपकी हुई थी और कुछ मिठाई के जो टुकड़े थे वो सहन में जगह जगह बिखरे हुए थे। अब ये देखने के बाद एक तरह से जो मेरा सर था वो चकरा गया। मैं सोचने लगा कि इन कमरों की चाबी या तो मेरे पास मौजूद है या फिर जो भी इसका मालिक है उसके पास इसकी चाबी हुआ करती है। और वो जो मालिक है वो क्योंकि इस शहर में या इस जगह पे नहीं रहा करता, उसका कभी कभी महीने में यहाँ पे आना होता है। और अगर वो यहाँ पे रहा भी करता हो या यहाँ पे मौजूद भी हो तो कभी भी वो यहाँ पे बिला इजाज़त नहीं आएगा। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी, एक अजीब सा खौफ था जो मुझे वहाँ पे न सिर्फ महसूस होना शुरू हो चुका था बल्कि अब मुझे लगने लगा था कि इस अपार्टमेंट में या इन 2 कमरों में जो मामलात हैं वो किसी हद तक एबनॉर्मल हैं। इसी तरह यही जो रात थी यानी जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया तो मैंने झाड़ू के ज़रिए जो भी मिठाई फैली हुई थी या जो भी उसका डब्बा था उसको समेटा
और समेटने के बाद वहाँ पे बाकायदा एक चादर बिछाई और चादर बिछाने के बाद मैं वहाँ पे लेटने की तैयारी करने लगा। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे चादर बिछाई तो चादर बिछाते ही ऐसा लगा कि छत की तरफ से बहुत सारे बाल हैं या बालों का गुच्छा है जो एकदम से नीचे आके गिरा है। हालांकि छत के ऊपर ना ही कोई ऐसी जगह मौजूद थी, ना ही ऐसा कोई मचान वगैरह बनी हुई थी जहाँ से बाल नीचे आके गिरते। ये जो बालों का गुच्छा या ये जो बाल मुझे नज़र आ रहे थे, उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत के बाल हों, और ये जो बाल थे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था हल्के हल्के गीले हो रहे हैं। यानी कि अब से कुछ देर पहले किसी ने अपने बालों में कंघी की है और कंघी करने के बाद कंघी के अंदर जो बाल रह जाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बाल लग रहे थे। अब मैं कभी ऊपर देखता, कभी इधर देखता, कभी वॉशरूम की तरफ देखता, लेकिन कहीं से भी मुझे किसी के होने के ना ही निशानात मिल रहे थे और ना ही ऐसा लग रहा था मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई आया या जाया करता है। हाँ, सिर्फ एक शक था जो मेरे जहन में मौजूद था, और वो ये था कि जिस शख्स ने मुझे कमरा किराए पे दिलवाया है, हो सकता है कि उसको मालूम है, क्योंकि मेरे जो ड्यूटी आवर्स हैं वो सुबह से शाम तक के हैं, तो चुपके से वो अपने साथ किसी औरत को लेके यहाँ पे आया करता हो। लेकिन अगर वो मुझे बता के भी इस तरह का कोई काम करता तो मैं उसको कभी भी मना नहीं करता। खैर, जैसे जैसे ये जो वाक़यात थे ये बढ़ते चले जा रहे थे, वैसे वैसे मुझे अब बाकायदा खौफ महसूस होना शुरू हो चुका था। अब जो सबसे अहम वाक़या था, जो सबसे ख़तरनाक वाक़या था, जो कि मेरे साथ पीर की रात यानी कि पीर था, और उस रात जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे वापस आते आते रात के तकरीबन 10:30 या 11 बज चुके थे। अजीब बात यह थी कि जब मैं अपने घर के अंदर या उन कमरों में दाखिल हुआ तो अंदर दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा कि ताज़ा ताज़ा गुलाबों की खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा था या तो इन कमरों में बहुत सारे गुलाब रखे गए हैं या फिर किसी ने इस तरह का इत्र या खुशबू लगा रखी है जिसकी वजह से गुलाबों की खुशबू मुसलसल आ रही है। खैर, मैंने अपने तौर पे आयतल कुर्सी पढ़ी और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद घर में जो भी काम थे, खाना वगैरह खाना था, वो शुरू किया। अब आम तौर पे खाना खाने के बाद मैं कुछ देर तक जागा करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था तो मैंने जैसे ही खाना ख़त्म किया तो खाना खाने के बाद उसी जगह उसी मकाम पे फ़ौरन से लेट गया, और जैसे ही मैं वहाँ पे लेटा तो एकदम से मेरी आंख लग गई। अब रात के किसी पहर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे बालों में या तो कोई उंगलियां फेर रहा है या फिर मुसलसल मेरे गालों पे कोई अपने नाखून को चुबाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से जब मेरी एकदम से आंख खुली, तो आमतौर पे जब आपकी आंख खुलती है तो आंख खुलने के बाद सबसे पहले आप ऊपर देखते हैं और उसके बाद अपने लेफ़्ट या राइट देखा करते हैं। वैसे ही जब मेरी एकदम से आंख खुली और आंख खुलने के बाद जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ देखने के बाद जैसे ही मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे नज़र डाली तो मैंने देखा कि मेरे उल्टे हाथ पे एक चेयर रखी हुई है जो कि मेरी ही चेयर थी, और उस चेयर के ऊपर बाकायदा एक औरत सफ़ेद कलर के लिबास में बैठी हुई है। जो औरत उस चेयर के ऊपर बैठी हुई थी उसके जो बाल थे वो कुछ अजीब तरीके से न सिर्फ बिखरे हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था इस अंधेरे में भी उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। मुसलसल उस औरत की जो निगाहें थी वो न सिर्फ मेरी तरफ थीं, बल्कि इसके साथ साथ वो औरत अपनी उंगली को अपने बालों में डाल के गोल गोल घुमा रही थी। अब जैसे ही मैंने अपने बराबर में उस कुर्सी पे इस अजनबी औरत को देखा तो एकदम से उस औरत ने मुझे देखने के बाद
मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या फिर वाकई में ये अजनबी औरत मेरे कमरे के अंदर आ चुकी है। इससे पहले कि मैं उठता, कुछ पढ़ता या उस औरत से पूछता कि तुम कौन हो, तो इसी दौरानिए में उस औरत ने अपनी उस उंगली को बालों से निकाल के अपने होठों के दरमियान रखा, जैसे कि वो मुझे इशारा कर रही हो कि चुपचाप यहीं पे लेटे रहो। अब जैसे ही उस औरत ने इस तरह का इशारा किया तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जो बॉडी है वो मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो चुकी है। मैं चाहने के बावजूद ना ही मूव कर पा रहा था, ना ही मेरे मुंह से तिलावत जारी हो रही थी और ना ही मैं उस औरत से कुछ बोल पा रहा था। मैं मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका था और इसी दौरानिए में वो जो भी औरत थी एकदम से न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि खड़े होने के बाद उसने एकदम से मेरी तरफ चलना शुरू किया। अब मेरे और उसके दरमियान मुश्किल से 3-3.5 फीट का फासला मौजूद था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो औरत चलने के बजाय एकदम से हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे वो हवा में लेविटेट करती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे मुझे यकीन हो चला था कि अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। बहरहाल वो औरत जैसे ही मेरे बिल्कुल करीब आई तो इसी दौरानिए में मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और जैसे ही मैंने ज़ोरदार चीख मारी तो उसके अगले ही लम्हे मैंने एकदम से तिलावत करना शुरू कर दी। अब जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी का जिक्र करना शुरू किया तो ये जो औरत जो कि ऑलमोस्ट मेरे करीब पहुंच चुकी थी, देखते ही देखते एकदम से एक काले धुएं में न सिर्फ तब्दील हुई बल्कि ऐसा लगा कि वो एकदम से हवा के अंदर तहलील हो चुकी है। अब उसके बाद 10 या 15 मिनट तक मैं मुसलसल बेड पे पड़ा रहा और तब कहीं जाके मेरे होश व हवास बहाल होना शुरू हुए। जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके मैंने जो रात थी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे गुजारी और अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस पहुँचा तो मैंने उस शख्स से रब्ता किया जिस शख्स ने मुझे ये 2 कमरे किराए पे दिलवाए थे। खैर मेरा जब इस शख्स के साथ रब्ता हुआ तो उसने जो भी लैंडलॉर्ड था उससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसने कहा कि आप 1 या 2 दिन मज़ीद रुक जाएं। यहाँ का जो मालिक है वो आपके पास चक्कर लगाएगा और आपके घर में ये जो भी मसला मौजूद है इसको ना सिर्फ हल कर देगा बल्कि उम्मीद है कि उसके आने के बाद आपके घर में जो भी वाक़यात पेश आना शुरू हो चुके हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि उसके 1 या 2 दिन के बाद जो भी वहाँ का मालिक था वो एग्जैक्टली मेरे सामने ही उन कमरों में आया और जब वो वहाँ पे आया तो वहाँ आने के बाद उसने कुछ कुरानी आयत की तिलावत की और तिलावत करने के बाद उसके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी कीलें मौजूद थीं। एक एक करके उसने सारी की सारी कीलों को मुख्तलिफ जगहों पे दरवाजे पे ख़ास तौर पे जहाँ से एंटर हुआ करते हैं उस दरवाजे पे लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो इन कीलों को मुख्तलिफ जगहों पे ख़ास तौर पे दरवाजे पे लगा रहा था तो मुझे बाकायदा इन 2 कमरों के अंदर से किसी औरत की चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है या फिर किसी परेशानी का शिकार हो चुकी है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन के बाद से जब तक मैं उन 2 कमरों में रहता रहा मेरे साथ ना ही इस किस्म के वाक़यात पेश आए और ना ही दोबारा से मुझे वो औरत कमरे के अंदर नज़र आई।